आज हम लोग इस वीडियो में बाल परिवहन मार्गदर्शिका के बारे में बातें करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्कूली बच्चों के जो सुरक्षित परिचालन हो, उस परिचालन के लिए जो सरकारें हैं, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, जो गाइडलाइंस जारी करती है और उस गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों को जो है विद्यालय से घर, घर से विद्यालय जो है परिचालन कर रहा है, ले जाना ना है। तो ऐसे परिस्थिति में जब समाज में अर्बनाइजेशन हो रही हो, सोसाइटी डे बाई डे डेवलप कर रही हो, ऐसी परिस्थिति में अगर बच्चे सुरक्षित नहीं रहे अर्बन एरिया में, तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानियों की सामना करना पड़ता है। अब तो गांव के भी बच्चे जो है शहर विद्यालय के वाहनों से आते हैं और फिर गांव जाते हैं। तो इस तरह से जो समाज में जो सोशल चेंजेज हुई है, इस चेंजेज को देखते हुए समय समय पर जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है मार्गदर्शन या गाइडलाइंस जारी करती है। उसी गाइडलाइंस पर जो अद्यतन गाइडलाइंस है उस पर हम लोग बातें करेंगे, जिसमें कि जो स्कूली बच्चे हैं उसके कैसे सुरक्षित परिचालन हो, उसके लिए जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइंस पर हम लोग बातें करेंगे। बाल परिवहन मार्गदर्शिका क्या है कि स्कूली बच्चों के परिवहन के क्रम में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। जो ऑब्जेक्टिव है इस उद्देशिका का, इस गाइडलाइंस का, वो क्या है उस पर हम लोग पहले बातें करते हैं। वो ये है कि स्कूली बच्चों की घर से विद्यालय तक एवं वापस घर तक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। जो मोटो है, क्या मोटो है कि स्कूली बच्चों को घर से विद्यालय तक एवं वापस घर तक सुरक्षित, मतलब घर से विद्यालय ले जाएंगे और विद्यालय से वापस घर तक जो है उसको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना। दूसरा क्या है कि स्कूल बस और छात्रों के परिवहन में संलग्न अन्य वाहनों के लिए परिवहन व्यवस्था के मानक निर्धारित करना। जो स्कूल का जो बस है या अन्य जो वाहन है, उस वाहनों का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उसके जो मानक है, उस मानकों के निर्धारण के बारे में बातें हुई। स्कूल बसों, स्कूली वाहनों पर प्रतिनियुक्त चालकों, जो आपके अटेंडेंट होते हैं, जो बच्चे को पकड़ करके जो बस पर जब चढ़ाते हैं या फिर उतारते अपने से मदद करके बच्चों को, तो उनके बारे में कहता है कि जो प्रतिनियुक्त चालक होंगे या परिचरों जो होंगे के लिए मानसिक एवं शारीरिक मापदंड का निर्धारण, मतलब उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसकी चेकअप होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें बातें हैं। एवं उनके द्वारा वाहन चालक के स्थापित अधिनियम और जो वाहन चालक का जो नियम है, उस नियम का जो है जो अधिष्ठापित की गई है सरकार द्वारा, वो लागू करते हैं, नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, ये है। उसके बाद आगे जो बातें हैं कि स्कूल प्रबंधक एवं स्कूल बच्चों के जुड़े अन्य हितधारकों का निर्धारण, उत्तरदायित्व का था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल प्रबंधक और स्कूल बच्चे से जुड़े अन्य हितधारक, जैसे उसके माता पिता भी अन्य हितधारक में होते हैं, स्कूल जो मैनेजमेंट है वो भी हितधारक होते हैं, और राज्य सरकार जो वो भी हितधारक में है। तो या हम जो वहां पर कंसर्निंग बॉडी वो राज्य सरकार का तहत, मतलब उसके जो मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर्स होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होंगे, जो ईएसआई होंगे और जो पुलिस होंगे, इनकी भी जो है इसमें उत्तरदायित्व की बारे में बातें होते हैं। माता पिता उनकी भी उत्तरदायित्व की बातें हो रही है। अब आगे जो बातें हैं, विद्यालय वाहन से क्या तात्पर्य, जो विद्यालय का वाहन है उससे क्या मतलब है, उससे हम लोग क्या समझते हैं? कहता है स्कूल प्रबंधक, जो स्कूल मैनेजमेंट है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, या उसके प्रधानाचार्य या निदेशक, जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, या स्कूल के किसी अन्य हितधारक, अन्य पदाधिकारी के नाम पर विधिवत पंजीकृत सभी प्रकार के वाहन, जो भी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होंगे या प्रबंधक होंगे या अन्य जो जिसको नाम पर जो है, या ट्रांसपोर्ट का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स डिप्यूट करता है स्कूल अपने, या ट्रांसपोर्ट प्रभारी बनाता है इस विद्यालय, कोई भी जिसके नाम पर वाहन जो पंजीकृत है वो हो गया विद्यालय के। विद्यालय में छात्र छात्राओं के परिवहन हेतु निजी ऑपरेटर एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच समझौते के तहत किराया अथवा लीज पर संचालित स्कूल वाहन। कभी कभी क्या आता है कि विद्यालय, कभी अक्सर आप देखते होंगे कि जो विद्यालय है
विद्यालय के पास उतनी अगर रिसोर्सेस नहीं है, अगर वो बस खरीदने में सक्षम नहीं है, ऐसी परिस्थिति में या है भी तो इस मैनेजमेंट को क्या करते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को जो है ये डिप्यूट कर देते हैं कि भाई आप जो हमसे समझौता कीजिए और इस समझौते के तहत जो है हमारे बच्चे के स्कूली बच्चों को विद्यालय तक लाइए और विद्यालय से फिर जो है स्कूल से फिर जो है बच्चे को घर वापस पहुंचाइए और सुरक्षित रूप से। एक इकरारनामा जो एग्रीमेंट है उसकी बात यहाँ हो रही है। उसके बाद अन्य सभी श्रेणी के विधि मान्य वाहन जो स्कूली बच्चों के विद्यालय अथवा अभिभावक की सहमति से किसी विद्यालय के छात्र छात्राओं का नियमित रूप से परिवहन कर रहे हो, या अन्य जो श्रेणी के विधि मान्य जो वाहन होंगे जो स्कूली बच्चों को विद्यालय अथवा अभिभावक की सहमति से, स्कूल या उसके जो पेरेंट्स है उसकी सहमति से किसी विद्यालय में छात्र छात्राओं को नियमित रूप से जो है परिवहन करता हूँ, ले जाता हूँ और आता हूँ, ये हो गया विद्यालय के वाहन से तात्पर्य। जैसे कोई भी जो मार्गदर्शिका है तो उसमें जो नो कीवर्ड्स है उस कीवर्ड से भी बातें जो है उसको मार्गदर्शिका में एक्सप्लेन करता है या उसको व्याख्या कर दिया जाता है ताकि समझने में दिक्कतें नहीं हो। अब दिया है विद्यालय वाहनों के मानक, इसकी जो स्टैंडर्ड क्या होंगे, मानक क्या होंगे जो विद्यालय के वाहन होंगे, उस मानक की बात हो रही है इसमें। मतलब बसों या अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए। जैसे सब जो वाहन है तो जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, यही यूनिफॉर्म पहन के आप जाएंगे। एम्बुलेंस है उसका भी एक अलग डिजाइन होता है, कलर होता है, स्ट्रक्चर उसका। तो विद्यालय के जो वाहन होते हैं उसके लिए भी जो है ना उसके कलर अलग होंगे। कहता है कि बसों एवं अन्य वाहनों की बॉडी सुनहरे पीले रंग की होगी। तो जो गोल्डन येलो कलर का जो होंगे वो जो बच्चों का परिचालन करता हो, ले जाता हो घर से विद्यालय और विद्यालय से, वो ऐसे वाहनों की जो रंग जो होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए सुनहरे पीले रंग की होनी चाहिए। यह रंग जो है IS 5 1994 समय से यथा संशोधित के अनुरूप होगा। मतलब ये गाइडलाइंस दिया गया है, इस गाइडलाइंस के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है विद्यालय के पहचान के लिए बस के बॉडी पर खिड़की के स्तर से के नीचे सभी ओर न्यूनतम 150 mm चौड़ा गोल्डन भूरा गोल्डन ब्राउन जो है रंग का एक बैंड पेंट कर उस पर स्पष्ट अक्षरों में विद्यालय का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा। दैट मीन्स जिस विद्यालय का वाहन है उस विद्यालय के वाहन, जिस विद्यालय का वाहन है या जिस विद्यालय के वाहन के जिस विद्यालय के बच्चों का वाहन उठाव करते हैं उस विद्यालय का नाम भी लिखा रहना चाहिए। और वो जो है वो एक बैंड के रूप में होना चाहिए जिसमें कि 150 mm का मतलब कम 15 सेंटीमीटर जो है वो का बैंड होगा। जिस तरह से ये आप सेंटर देते हैं, इस तरह सेंटर बैंड हो गया, इस तरह से अगर बैंड है उसमें इस तरह से लिखा रहना चाहिए उसका नाम। जैसे जो विद्यालय जैसे DAV है, DPS है या जो भी है, माउंट एसिस, माउंट कार्मेल या होली फैमिली या सरस्वती विद्या मंदिर, सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, जो भी विद्यालय है उन विद्यालयों को क्या होना चाहिए, उसके वाहन में वैन में जो है नाम लिखा रहना चाहिए। तो क्या क्या कहता है विद्यालय के पहचान के लिए बस के बॉडी पर खिड़की के स्तर से नीचे सभी और न्यूनतम 150 mm सुनहरा गोल्डन ब्राउन रंग का एक बैंड पेंट पर उस पर स्पष्ट अक्षरों में विद्यालय का नाम लिखा जाना अनिवार्य होगा जिस विद्यालय के बच्चों को ढूंढता है। यदि विद्यालय द्वारा बस या अन्य वाहन किसी वाहन ऑपरेटर से लीज, जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट करता है, लीज पर लेता है तो अथवा किराए पर लिया गया हो तो बस के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से ऑन स्कूल ड्यूटी उसमें लिखा रहना चाहिए। अगर मान लीजिए जो भी लीज पर लेते हैं गाड़ी तो उस गाड़ी में भी जो है ऑन स्कूल ड्यूटी कम से कम लिखा रहना जरूरी है कि बच्चे इसमें है इसलिए ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा है। इससे क्या होता है कि जो पीछे या आगे वाले जो भी है तो उन्होंने उनके दिमाग में बैठा हुआ है भाई ये जो अगला वाहन जा रहा है उस वाहन में जो है बच्चे जा रहे हैं, स्कूली बच्चे जा रहे हैं। आगे हम देखते हैं, कहता मोटर अधिनियम 1988 के धारा 188 के आलोक में स्कूली बसों स्कूल वाहनों में विनिर्दिष्ट मानक का गति नियंत्रण उपकरण स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा जिसकी अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अधिकतम गति सीमा समय पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। अब ये जो बातें हैं
आप दिया हुआ है कि मोटर अधिनियम 1988, ये जो देख रहे हैं मोटर अधिनियम 1988, जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 1988 में बना है, और बाद में उसके लगातार संशोधन होते जा रहे हैं, उसमें ऐड करते जा रहा है, या उसमें कुछ जो रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है वो होते जा रहा है। लेकिन अभी जो भारत में जो लागू है वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, और उसके एक साल बाद मोटर व्हीकल जो रूल है 1989 जो है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो है सरकार बनाई है। जो एक्ट होता है जिसको धारा कहते हैं, एक्ट जिसको अधिनियम कहते हैं, अधिनियम के बाद जो है नियमावली बनती है ताकि उस अधिनियम के जो सेक्शंस है, उसकी जो धारा है, उसको लागू किया जा सके। तो जो अधिनियम होते हैं उसमें जो 1 2 3 करके जो दिया जाएगा, उसमें जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल वाइज है, आर्टिकल 1 में ये है, आर्टिकल 2 में ये है, आर्टिकल 3 में ये, आर्टिकल 4 में ये। उसी प्रकार जब कोई एक्ट बनता है, जब अधिनियम बनता है, तो उस अधिनियम में क्या होते हैं, धारा होते हैं, मतलब सेक्शन होते हैं, और सेक्शन जो होता है उसी को धारा कहते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, इस तरह से सेक्शन होंगे। और इसी सेक्शन में जो है दिया रहेगा कि इसी के मदद से नियमावली बनेगी, रूल बनेगी। तो वो जो है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, जो एक्ट के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के बाद जो है रूल बनी है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, जो 1888 है, 1988 है, तो 1989 जो है रूल बनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसी के जो सेक्शन जो है 188 जो धारा जो है 118 है कि आलोक में स्कूली बस ओब्लिक स्कूल वाहनों में विनिर्दिष्ट मानक का गति नियंत्रण स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा। जैसे स्कूली बच्चे हैं तो स्कूली बच्चे के जो वैन होंगे या जो गाड़ी होंगे या जो बस होंगे, जो भी उसको परिचालन करेंगे, उसकी जो स्पीड होगी 40 किलोमीटर से ज्यादा वो नहीं हो सकती है किसी भी परिस्थिति में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पीड गवर्नर लगाना पड़ता है वैन में। स्पीड गवर्नर लगाने से क्या होता है कि जो उसके एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर जो है 40 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा तो वाहन के लिए वो नहीं वर्क करेगा, उसका तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा जैसे उससे ज्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्कूली जो वैन होंगे या स्कूली जो बस होंगे उसकी जो मैक्सिमम लिमिट मानी गई है ढोने का वो 40 किलोमीटर माने गए। इसके जो है इसीलिए उस सभी बसों में जो है इसमें स्पीड गवर्नर लगाना होगा। तो इससे क्या होगा, एक कंट्रोलिंग होगी स्पीड। कभी भी जैसे अपने मन से जो स्पीड बहुत ज्यादा कर देते हैं वो नहीं हो पाएगा अगर स्पीड गवर्नर लगा। वैसे बस में भी इस तरह की बातें हैं कि बस के लिए भी जो है अलग है, उसके लिए स्पीड लिमिट अलग बताई गई है, ठीक है, जिसकी अधिकतम सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, ठीक है। अधिकतम सीमा बाद में इस पर जो है जब रोडें सड़कें वाहने नई नई आएंगी तकनीकी तो हो सकता है गवर्नमेंट उसमें चेंज करे, अलग बात है, लेकिन तत्काल अभी यही बात है। सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य होगा। जितने भी स्कूली वाहन होंगे उस वाहन में जो है जो प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट का जो किट है वो रखना जरूरी है, ताकि बच्चे को कहीं चोट लगे या किसी तरह की कोई दिक्कतें आ जाए, इमरजेंसी जो उसको ट्रीटमेंट जो बेसिक जो है किया जा सके, बैंडेज पट्टी ये सब जो है बेसिक एड में आता है। तो कहता है प्राथमिक सभी वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना अनिवार्य होगा। वाहन में अग्निशामक यंत्र ड्राई पाउडर टाइप लगाना अनिवार्य होगा। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है कहता वो लगाना भी अनिवार्य होगा, कहीं वाहन में आग लग जाए तो उसको तुरंत जो है ओवरकम करने के लिए, बुझाने के लिए जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने की जरूरत है। प्रत्येक स्कूल वाहन में केंद्रीय मोटर नियमावली 1989 के नियम 125H में उल्लिखित VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। जैसे पैनिक बटन जब लगाया रहेगा तो उससे क्या होगा कि जैसे कोई बच्चे को लगेगा आतंकवादी आ गया या किसी तरह के टेररिस्ट अटैक होने की संभावना है, या लगे आग लग गया, या किडनैपिंग करने के लिए पुलिस गुंडे आ गए, या किसी तरह की कोई चीजें जो है दिक्कतें करने के लिए आ गए, तो वैसे परिस्थिति में जैसे पैनिक बटन को दबाएगा तो जो गवर्नमेंट जिस राज्य के तहत जो है वो वाहन चल रही है वहां पर के जो सेंट्रल जो बोर्ड है इससे जुड़े हुए, उस बोर्ड को जो है तुरंत पता चल जाता है, रंग 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 टन 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 करने लगेगा और उससे पता चल जाएगा कि इस बस में फलाना लोकेशन पर जो है
पैनिक बटन दबा गया, वहां पर जो है उस बस पर जो है कहीं ना कहीं इमरजेंसी कॉल की मांग हो रही है, तो वहां पर जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर लेके पहुंचेगा, वहां पर जो पुलिस पहुंचेगी, जो भी है वहां पर जिस तरह की दिक्कतें हैं उसको ओवरकम करने के लिए या उसको उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो भी सिचुएशंस को डील करने के लिए जो है जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो अपना रिस्पांस फोर्स भेजेंगे। तो प्रत्येक स्कूल में केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 के नियम 125 एच में उल्लिखित VLT जो नियमावली है, उस नियमावली में कहा गया है कि ये जो है स्कूली वाहन की जो बस है उस बस में क्या लगाना है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। इससे व्हीकल को लोकेशन कर लिया, ट्रैक कर लिया जाएगा किस जगह वो व्हीकल्स है। और पैनिक बटन जो नई अभी जो 2019 के बाद के जो मॉडल आ रहे हैं उसमें देखेंगे बटन वाला जो बस है उसमें बटन टिपने के रहता है, इमरजेंसी बटन रहता है, आपके सीट के बगल में रहेगा और पैनिक बटन जो लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल वाहन में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 104 में उल्लिखित रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना भी अनिवार्य होगा। उसके बाद है कि प्रत्येक स्कूल बस स्कूल वाहन को जीपीएस युक्त होना अनिवार्य होगा, मतलब सभी स्कूल वाहन में जो है जीपीएस लगाना जो है जरूरी है। जीपीएस तो कार में भी जो लोग प्राइवेट कार यूज करते हैं उसमें भी जीपीएस लोगों का लगाना था। प्रत्येक स्कूल बस स्कूल वाहन को जीपीएस स्कूल के बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों में स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था रखने सुनिश्चित की जाएगी। जो भी स्कूल वैन है, जो वाहन है, उस वाहन में जो बच्चे के जो स्कूल बैग है उसको रखने के लिए समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। मतलब जैसे रैक देखेंगे बस में, आप जो सवारी वाला बस में भी जो बैठेंगे तो आपके वस्तुओं को रखने के ऊपर में रैक रहता है, उस पर आप रख सकते हैं आसानी से। तो कहा था कि ये जो है इसके लिए बच्चों को जो बैग है उसको रखने के लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे जो है वो ये है कि शारीरिक रूप से असमर्थ जिसको दिव्यांग कहते हैं, ठीक है, छात्रों के लिए स्कूल बस अन्य वाहन ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि उन्हें वाहन में चढ़ने एवं उतरने में कोई परेशानी नहीं हो। मतलब वाहन में जो है ये भी बातें आनी चाहिए कि जो बच्चे चढ़े फिर उतरे तो उसको दिक्कत नहीं हो, खासकर वैसे बच्चों के लिए जो क्या हो, दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से जो असमर्थ हो, वैसे बच्चों को परेशानी नहीं हो चढ़ने उतरने में। इसके लिए भी आप जब जनरली जो बस देखते होंगे उसमें जो है आगे के जो 2 सीट होते हैं जनरली जो दिव्यांग यात्रियों के लिए सुरक्षित किया जाता है, उसमें लिखा रहेगा दिव्यांगों के लिए सुरक्षित। और जो है जो चढ़ने के लिए जो नीचे रहता है वो ज्यादा ऊंचा नहीं रहता, धीरे धीरे जो है वो नीचा करने लगा। ये सभी जो वेलफेयर स्टेट जो होते हैं उनका जो है उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको जो है दिक्कतें नहीं हो। उदाहरण के लिए जो वीकर सेक्शंस में जो होगी आपको मान लीजिए दिव्यांग लोग होंगे, असमर्थ लोग होंगे या जो ऐसे लोग जो एसेस नहीं कर पाते हैं, तो वैसे लोगों को जो है सरकार क्या करती है, सकारात्मक कदम उठाती है या उसके प्रति जो है कुछ पॉजिटिव जो है स्टेप्स उठाती है ताकि जो है वो भी जो है मेन स्ट्रीम में अपना जीवन व्यतीत कर सके। कहता है स्कूल बच्चों के परिवहन में संलग्न बस एवं अन्य सभी प्रकार के वाहनों का पंजीकरण व्यवसायिक यात्री वाहन के रूप में होगा। कहता है कि जो भी स्कूली बच्चों का जो परिचालन करेंगे उससे जो भी संलग्न बस हो या अन्य कभी प्रकार के जो वाहन हो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कॉमर्शियल व्हीकल्स के रूप में होगा, वो प्राइवेट व्हीकल्स के नहीं होगा, कॉमर्शियल व्हीकल्स के जो निजी जैसे कार अपना खरीदते हैं तो निजी रहता है वो कॉमर्शियल व्हीकल्स के रूप में। लेकिन जैसे बस है तो बस क्या है, कॉमर्शलाइजेशन है। इसके लिए आपको जो रजिस्ट्रिंग ऑफिस होते हैं, जो बस के लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिस हो गए या गाड़ी के लिए जो रजिस्ट्रिंग ऑफिस होते हैं वहां पर जो है आपको कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मोटर अधिनियम 1988 के तहत स्कूल वाहनों के लिए सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जो स्कूल जो वाहन जो परिचालन होगा उसके लिए जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे जिसको पावर दिया जाएगा परमिट के लिए, अनुमति के लिए, जो बस आप चलाएंगे उसके लिए परमिट होता है, उसके लिए विहित प्रक्रिया के तहत आप आवेदन देंगे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में या जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थे वहां पर, या नहीं तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आप देते हैं। उसके बाद आपको जो है परमिट दी जाती है बस को परिचालन के लिए, जिसमें बहुत सारे शर्त लगा रहता है, उस शर्त को आप फॉलो करके ही जो है बसों का परिचालन कर पाएंगे।
कहता मोटर अधिनियम 1988 के तहत स्कूल वाहनों के लिए सुरक्षित सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 8 वर्ष तक के नए वाहनों को द्विवार्षिक एवं अन्य सभी स्कूल वाहनों को वार्षिक फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जैसे जो वाहन होते हैं उसके लिए जो सरकार गाइडलाइंस देती है, उस गाइडलाइंस के तहत कहता है कि 8 वर्ष तक नए वाहन जो होंगे उसको 2 वर्ष पर जो है फिटनेस देना होगा, और अन्य सभी स्कूली वाहनों को वार्षिक फिटनेस देना होगा, और जो भी जो होंगे अन्य सभी जो स्कूल वाहन होंगे उसको जो है वार्षिक फिटनेस प्रत्येक साल उसको उस गाड़ी का फिटनेस देंगे चलने लायक है कि नहीं है। बसों के बॉडी का डिजाइन भारत सरकार सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित AIS 052 मानक समय समय यथा संशोधित के अनुरूप होगा। तो बसों के बॉडी की जो डिजाइन होगी, उसके जो बॉडी का जो डिजाइन होगा वो भारत सरकार परिवहन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो दिशा निर्देश जो जारी किया निर्धारित AIS 052 मानक जो है ये चेंजेस होते रहता है, समय से संशोधित के अनुरूप होना होगा। अब आगे क्या है, बस के सामने एवं पीछे बाहरी भाग के तल पर स्कूल के प्रत्येक चिन्ह को 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर काले रंग के तल पर सुनहरे पीले रंग में अंकित किया जाएगा कि वह समान रूप से सुगोचर हो, मतलब सब लोगों को दिखे आसानी से। तो बस के सामने एवं पीछे वाले भाग में जो है बाहरी भाग में तल पर जो है स्कूल के प्रतीक चिन्ह, जो स्कूल का प्रतीक चिन्ह है वो होना चाहिए विद्यालय का, ठीक है। और काले रंग के तल पर सुनहरे पीले रंग में अंकित होना चाहिए। काले रंग के तल पर सुनहरे पीले रंग, तल होगा काला रंग का लेकिन उसके ऊपर पर जो होगा सुनहरे पीले रंग होगा, उससे वो अंकित होना चाहिए कि अंकित किया जाएगा कि समान रूप से सुगोचर हो, इस तरह से हो जो सब लोगों को दिखे। सुगोचर का तात्पर्य है दिखने योग्य, दिखे। प्रत्येक स्कूल बस में 2 आपातकालीन द्वार होंगे, जो जितने भी बड़े बड़े बस होंगे उसमें जो बच्चों को ढोते होंगे, तो उसमें पहला बस के दाहिनी ओर के पिछले आधे भाग में और दूसरा बस के पीछे की ओर होगा। पहला तो जो पीछे के पहला जो है इमरजेंसी, प्रत्येक बस में 2 आपातकालीन द्वार होंगे, 2 इमरजेंसी गेट होगा। पहला बस के दाहिनी ओर जो बस है उसके राइट साइड में होगा, दाहिनी ओर के पीछे आधे भाग में, उसके जो दाहिनी ओर के पिछले आधे भाग में, दाहिनी ओर के पिछले आधे भाग में, और दूसरा बस के पीछे की ओर होगा, दूसरा जो है बस के जो पीछे होंगे उसकी ओर होगा। 14 सीट तक के वाहनों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन द्वार की आवश्यकता है, जो 14 बस वाले जो वाहन होंगे उसके लिए नहीं, जैसे 30, 35, 40, 30 से ज्यादा जब होता है उसके लिए यह आवश्यक है। तो बस के आपातकालीन निकास द्वार के ऊपर बस के अंदर और बाहर दोनों तरफ सफेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के आकस्मिक निकास या इमरजेंसी एग्जिट प्रमुखता से लिखा जाएगा। मतलब जो उस पर जो है ये इमरजेंसी एग्जिट या आकस्मिक निकास लिखा रहना चाहिए, और उस पृष्ठभूमि जो होना चाहिए उसका कैसा रहना चाहिए, सफेद रहना चाहिए, और उस पर जो लिखा हुआ जो रेड रहेगा इमरजेंसी एग्जिट का। ये बातें हो गई। उसके बाद बस के खिड़कियों को क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट किया जाएगा। जो बस की खिड़कियां हैं उसको जो है क्षैतिज ग्रिल के साथ फिट किया, जनरली आप ऐसा देखते ही होंगे इसको। आगे स्कूल बस में सीसीटीवी को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा ताकि यात्रा के दौरान वाहन की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधकों को सुरक्षित करना होगा। छोटे वाहनों 14 मीटर से कम के लिए सीसीटीवी अनिवार्य नहीं होगा। 14 सीट से कम वाले जो वाहन है उसके लिए सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो बड़े बस है उसके लिए सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया स्थापित, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो 60 दिन तक रखना है। किसी तरह के बच्चे को असहज महसूस होता हो या बच्चे के किसी तरह कोई दिक्कतें हो, गार्जियन अगर कंप्लेन करता है तो वैसी परिस्थिति में जो रिकॉर्ड होंगे उसको जो है प्रशासन जो है उसको खंगाल कर देखेगी आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या था और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन थे। बस के बाहरी भाग में सहचालक की ओर स्टॉप सिग्नल रुके को प्रदर्शित करने वाला कम से कम 150 mm बाहर की ओर निकला हुआ स्टॉप हत्था अधिष्ठापित किया। पीछे में बैक में रहता है, जब देखेंगे आप स्टॉप लिखा हुआ रहता है आपको
मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होना चाहिए स्टॉप शब्द कम से कम 40 एवं मतलब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना चाहिए, जो उसकी ऊंचाई होना चाहिए 4 सेंटीमीटर और उसमें स्टॉप शब्द लिखा रहना चाहिए। इस तरह से जो बेंड हो 40 सेंटीमीटर का बेंड हो। अब देखिए स्कूल बस से भिन्न अन्य व्यवसायिक छोटे वाहन यथा ऑटो रिक्शा, मारुति, ओमनी वैन, टाटा 407, टाटा एक विंगर एवं अन्य कार जिसका उपयोग स्कूल के छात्रों के परिवहन के लिए नियमित रूप से किया जा रहा है, ये द्वारा भी क्रमांक जो दिया गया कंडिका इतना से लेकर इतना तक जो है छोड़कर सभी शेष मानकों को पालन करना अनिवार्य होगा। इस तरह के वाहन पर सभी पर भी सामने और पीछे की तरफ विशिष्ट जो स्थान पर स्पष्ट अक्षरों में स्कूल वैन अथवा ऑन स्कूल ड्यूटी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जो बच्चों को ढोने के लिए काम करता है उसमें स्कूल ड्यूटी लिखना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत सड़क सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन विभाग बिहार सरकार या यूपी सरकार जो भी है, जिला प्रशासन अथवा अन्य विभिन्न शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा। अब कर्तव्य एवं दायित्व जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बातें हैं, अब इस पर हम लोग आते हैं। विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है प्रत्येक स्कूल प्रबंधक एक परिवहन प्रभारी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को एम्प्लॉय करेंगे या उसको अपॉइंट करेगा, उसको नियुक्त करेगा एवं इसकी सूचना जो संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को देना होगा। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे उसकी सूचना देगा कि मैंने अमुक आदमी को जो है जिला प्रबंधन ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मैंने बनाया है। प्रधानाचार्य परिवहन प्रभारी के माध्यम से स्कूल बसों एवं अन्य स्कूल वाहनों में निर्धारित मानकों के अनुपालन पर्यवेक्षण करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार बेहतरी के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। कहता कि जो प्रधानाचार्य परिवहन प्रभारी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होंगे उसके माध्यम से जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे स्कूल बसों एवं अन्य स्कूल वाहनों में निर्धारित मानक के अनुपालन का पर्यवेक्षण करेंगे, मतलब उसको देखते रहेंगे, सुपरविजन करेंगे कि जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप काम हो रही है। आवश्यकता अनुसार बेहतरी के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र छात्रा के सुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेदार होंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे वो प्रधानाचार्य की होगी। उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा संचालित वाहन के अतिरिक्त ऐसे सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों को सूचीबद्ध करना होगा जिनसे उनके छात्र छात्राएं विद्यालय आते हैं तथा इन सभी वाहन स्वामियों या वाहन ऑपरेटरों के साथ निर्धारित मानकों के अनुपालन के संबंध में एक समझौता करना होगा एवं उनसे इस आशय का बॉन्ड लेना होगा। किसी वाहन स्वामी या वाहन ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन की स्थिति में वैसे वाहन स्वामी और वाहन ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुशंसा हेतु विद्यालय प्रबंधन जवाबदेह होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कोई बच्चे को विद्यालय के लिए ढोते हैं और उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, किसी तरह कोई दिक्कतें होगी तो परेशानी है, इसलिए से एग्रीमेंट कर लेना है। जो भी विद्यालय के बच्चे को उठाव करेंगे और स्कूल लाएंगे उनके साथ जो है विद्यालय के जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो विद्यालय के जो प्रबंधन होंगे वो उसके साथ समझौता करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि जो सरकार के नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को पूरा करेंगे और किसी भी तरह की दिक्कत होगी तो मैं फिर रिस्पॉन्ड करूंगा, जिला परिवहन पदाधिकारी को मैं लेटर या चित्र के माध्यम से मैं भेजूंगा। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय प्रबंधक द्वारा स्कूल बस में बच्चों को चढ़ने एवं उतरने के लिए योग्य परिचारक, जो बच्चे को चढ़ाएंगे उतारेंगे उसके लिए जो है एक योग्य जो क्या होना चाहिए, परिचारक हो, अटेंडेंट होना चाहिए और व्यवस्था करनी होगी। बालिका विद्यालयों के मामले में एक महिला परिचारक निश्चित रूप से होगी, दैट मींस कंपलसरी है। अगर वो स्कूल गर्ल्स स्कूल हो तो वैसी परिस्थिति में जो है अटेंडेंट जो है महिला अटेंडेंट को रखना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधक ऊपर वर्णित सभी वाहनों के चालकों एवं सवाकों के नाम एवं पता, मोबाइल नंबर संबंधी अभिलेख विद्यालय में संधारित करेंगे। जो बच्चे को ढोते हों, ले जाते हों, उसकी पूरी रिकॉर्ड्स होनी चाहिए विद्यालय के पास। साथ ही बस वाहनों पर व्यवस्थापक का नाम, जो बस वाहन होंगे, साथ ही बसों और वाहनों पर व्यवस्था का नाम, पता, ड्राइवर एवं परिचारक अटेंडेंट का नाम, मोबाइल नंबर
एवं ड्राइवर लाइसेंस नंबर दृष्टिगोचर स्थान पर अंकित किया जाना भी अनिवार्य होगा। जो मोबाइल नंबर हो, उसका नाम हो, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, वो जो है वो वाहन में लिखा रहना चाहिए। किनका? दृष्टिगोचर स्थान में, जो पता चलना चाहिए भाई ये फलाना आदमी ड्राइव कर रहा है इस गाड़ी को। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय परिसर में स्कूल बसों, स्कूल वाहनों से छात्र छात्रा को उतारने एवं उस पर चढ़ने हेतु उचित पार्किंग स्थल निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा, जो कि सुरक्षित हो। और जहां पर बच्चे को उतारा जाए या चढ़ाया जाए तो जहां मन तहां नहीं, जहां पर जो सुटेबल्स रहे उसी सुटेबल प्लेस पर जो है स्टॉपेज लेकर के बच्चों को छोड़ा जाए, उतारा जाए। विद्यालय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वाहन में वाहन की बैठक क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन न हो। ऐसा नहीं हो कि सीट है 40 बच्चे को हम 60 को 70 80 बच्चे को ठूस ठूस कर बैठा करके ढो रहे हैं। दिस इज नॉट गुड थिंग्स, दिस इज वेरी बैड फॉर द हेल्थ ऑफ चाइल्ड एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द नेशन ऑल्सो। कि जो ये जो है विद्यालय प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि किसी वाहन में बैठक क्षमता, जो उसकी कैपेसिटी है कितने सीट की है, वो उससे वो परमिट में लिखा रहता है कि आपका कितना आप इसमें ढो सकते हैं, अधिक बच्चों का परिवहन न हो। और बैठक क्षमता संख्या का प्रदर्शन भी वाहन पर आना चाहिए, कितना आपकी कैपेसिटी है बच्चों को ढोने का। और वाहन दोनों तरफ से प्रमुखता से लिखा जाना चाहिए, दोनों तरफ, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड, कितने आपकी कैपेसिटी बच्चे को ढोने का। स्कूल वाहनों में यात्रा कर रहे छात्रों को ब्लड ग्रुप की जानकारी बस में भी उपलब्ध रखी जाएगी। जो ब्लड ग्रुप है उसका सबका जो लिस्ट है वो बता करके जो है, ये जो बच्चे हैं उसका नाम क्या है, उसका पता, ड्रेस, उसके साथ जो है ना बच्चे के जो ब्लड ग्रुप, जनरली आप देखेंगे आईडी कार्ड में बच्चे का ब्लड ग्रुप लिखा हुआ रहता है, जो बच्चे का आईडी कार्ड स्कूल वाहन में कहता है, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए छात्रों को एक लिस्टिंग करके। कोई भी खतरनाक और ज्वलनशील सामग्री कभी भी संग्रहित या परिवहित नहीं की जाएगी। जो विद्यालय है उसमें कोई भी जो इनफ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस है या ऐसी सब्सटेंस जिससे कि आग लग सकती हो, वो नहीं उसमें लाना चाहिए चलो, या ऐसा हैजार्डस जो केमिकल्स उसमें नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे के किसी भी तरह के हेल्थ पर कोई दिक्कत हो सके। छात्रों के सामान से भी भिन्न अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री वाहनों में रखना ना अथवा परिवहन करना पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय होगा। कहता है कि छात्रों के सामान से भिन्न, जो छात्र का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, बॉक्स है, बैग है, वाटर बोतल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। इससे अन्य किसी प्रकार की सामग्री वाहनों में रखना अथवा परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसको लेकर के नहीं जाना है, ये दंडनीय है। दैट इज ऑफेंसेबल है और पनिशेबल, ये ऑफेंसेबल है और इसलिए पनिशेबल है। आगे देखते हैं, स्कूल वाहनों में विद्यालय प्रबंधन के साथ मान्य अनुबंध की एक प्रति एवं स्कूली बच्चों की पूरी सूची के साथ साथ निर्धारित रूट प्लान जो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा अभिप्रमाणित हो रखना होगा। मतलब किस रूट में कौन कौन बच्चे जा रहे हैं, उसका क्या चैनल है, किस तरह से आएगा, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, उसकी पूरी चार्ट बना करके विद्यालय को रखना है और अभिप्रमाणित करके रखना है। सभी वाहनों में वाहन से संबंधित सभी वैध कागज यथा निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचालक सेवा, कंडक्टर अनुज्ञप्ति आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो बस है या जो गाड़ी है उसका निबंधन प्रमाण पत्र, जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन जो होता है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कोई गाड़ी पोल्यूशन नहीं उत्पन्न कर रहा है, फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, परमिट होना चाहिए कि आपको किस रूट्स के लिए, किस काम के लिए परमिट दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो ड्राइवर चलाने वाले हैं, उसके जो परिचालक है उसके परिचालन कंडक्टर का अनुज्ञप्ति होनी चाहिए आदि उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन समय समय पर चालकों, सहायकों, परिचारकों को क्रियाकलाप की समीक्षा करेगा एवं यह सुनिश्चित करेगा कि चालक, सहायक या परिचालक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। ऐसा नहीं हो कि जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन हो उसी को आप चालक बना दिए हैं, या जो क्या कहते हैं उसको परिचालक जो है वही है। तो हेल्दी माइंड वाले भी लोग होने चाहिए, उसकी स्वास्थ्य ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है उसको दिखता भी हो। ऐसा नहीं कि उसको देखने में अगर दिक्कत है तो उसके लिए उसके अनुसार ही काम लेना है, क्योंकि ड्राइविंग के लिए जो है ये जरूरी है कि उसके जो आईज जो है वो भी हेल्दी होनी चाहिए। अगर हेल्दी नहीं है तो बच्चे को सब दिक्कतें हो सकती है, इसलिए मानसिक और आईज के हेल्थ के बारे में भी विशेष रूप से इस पर ध्यान दी जाती है।
चालकों के लिए वाहन चालकों के वार्षिक प्रशिक्षण हेतु रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करना विद्यालय प्रबंधन के लिए अनिवार्य होगा। कि जो उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स बनाएगा प्रत्येक साल चालकों के लिए, जो प्रशिक्षण देंगे किस तरह से परिचालन करना है, किस तरह से बच्चों को ले जाना लाना है, उसके लिए। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सेमेस्टर शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं के लिए भी सड़क सुरक्षा, अग्नि आपदा प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा। तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो सेमेस्टर शुरू होने से पहले जो है छात्र छात्राओं के लिए सड़क सुरक्षा संबंधित, अग्नि आपदा प्रबंधन संबंधित आदि विषयों पर जो उसको प्रशिक्षित करना है, उसके लिए कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा। इससे क्या होंगे, बच्चे जो है जो एडवर्स सिचुएशंस होंगे उस एडवर्स सिचुएशंस को फेस कर लेंगे, पैनिक नहीं होंगे, बच्चे जो है स्मार्ट हो जाएंगे। उसके विद्यालय प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता द्वारा अधिकृत जो बच्चे को अपने पास नहीं ले जाए, अधिकृत जो है लोग छोड़ करके अन्य किसी स्कूली बच्चे को नहीं सौंपा जाएगा। जिसके बच्चे होंगे या जब फादर जिसको ऑथराइज करेगा कि भाई मेरा ये बेटा है और इसको लेने के लिए मेरी वाइफ जाएगी या मेरी बहन जाएगी या मेरी माँ जाएगी, उसको ऑथराइज किया जाएगा, वही उसको देगा, उसका अभिभावक कार्ड बनेगा, ठीक है, पेरेंट कार्ड बनेगा। अभिभावकों द्वारा विद्यालय प्रबंधन को एसएमएस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करने की सूचना देनी होगी। अगर मान लो किसी को अधिकृत किए हैं तो एसएमएस के माध्यम से आप स्कूल को भेजेंगे। किसी भी छात्र को पुरुष स्टाफ के साथ अकेला नहीं छोड़ना, किसी भी छात्रा को पुरुष स्टाफ के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आगे देखिए, वाहन चालक को किसी भी अनुचित देरी या बंदी या ट्रैफिक जाम, दुर्घटना, ब्रेकडाउन, सड़क और अवरुद्ध आदि के बारे में स्कूल प्रबंधक को सूचित करना होगा। जो ड्राइवर होंगे वो सूचित करेंगे प्रबंधक को ऐसी सिचुएशंस आ गया है। वाहन को सुरक्षित दशा में रखा जाएगा। स्कूल प्रबंधक द्वारा दूरभाष, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इसकी सूचना तुरंत किसको देंगे, जो बच्चे के पेरेंट्स होंगे, जो अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, को दिया जाना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रबंधक वाहन चालक अथवा परिचार अटेंडेंट की किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा और दोषी चालक और परिचालक के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। और इस पर जो है ये प्रबंधक तो करेंगे लेकिन इसकी सूचना देंगे सरकार को भी, जैसे सरकार के अंग जो होंगे, पुलिस हो गया या डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट होंगे, उसको देंगे। प्रत्येक स्कूल बस में आपातकालीन स्थिति के लिए यात्रा कर रहे छात्रों के संपर्क नंबरों की जानकारी रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल बस में जो आपातकालीन स्थिति के लिए यात्रा कर रहे छात्रों के जो संपर्क नंबर होंगे वो बस में रहना चाहिए, तो वो घर वाले को भी दी जा सके। बस मार्ग और समय सारणी बस के अंदर में एक नक्शे पर प्रदर्शित किया जाएगा। जो बस मार्ग है किधर से किधर जाएगा और उसकी जो टाइम टेबल है वो बस के अंदर जो है एक नक्शे पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसका जो नक्शा है वो प्रदर्शित किया जाएगा। वैसे विद्यालय जहां विद्यार्थी की संख्या 2000 से अधिक है के विद्यालय प्रबंधक यथासंभव अगले 3 वर्ष में विद्यालय के नियंत्रण अधीन विद्यालय के नाम पर पंजीकृत तथा लीज पर अथवा निजी ऑपरेटरों से समझौते के आधार पर विद्यालय के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त संख्या में बसों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। कहता वैसे विद्यालय जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 2000 से अधिक है ये विद्यालय प्रबंधक यथासंभव अगले 3 वर्ष में जो है, जब नोटिफिकेशन हुआ उसके अगले 3 वर्ष तक मोहलत दिया गया है, 3 वर्ष में विद्यालय के नियंत्रण के अधीन विद्यालय के नाम पर पंजीकृत अथवा लीज पर अथवा ऑपरेटरों के समझौते के आधार पर जो है विद्यालय के विद्यार्थियों का परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की पर्याप्त संख्या में बसों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चे आसानी से सुरक्षित होकर के विद्यालय जाए और घर से विद्यालय जाए और विद्यालय से पुनः घर अपना वापस आए। आगे देखते हैं, सभी विद्यालय परिवेशीय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विद्यालय के नियंत्रण के अधीन चलाए जा रहे विद्यालय के नाम पर पंजीकृत अथवा लीज पर अथवा निजी ऑपरेटरों से समझौता के तहत परिचालित सीएनजी चालित वाहनों अथवा इलेक्ट्रिक चालित वाहनों में यथासंभव संप्रभुत्व अथवा प्रतिस्थापन हेतु कार्य योजना बनाएगा। कहता विद्यालय परिवेशीय पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो है विद्यालय के नियंत्रण के अधीन चलाए जा रहे जो भी बसेस हैं, जो भी गाड़ियां हैं, उसमें उसको सीएनजी के रूप में कन्वर्ट करना है या उसको इलेक्ट्रिक अनिवार्य नहीं है, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन देंगे था संभव जो है इसको आप तब्दील करते रहिए, चेंज करते रहिए ताकि जो है
इको फ्रेंडली विद्यालय भी हो और शहर यहाँ के इको फ्रेंडली हो। विद्यालय प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब छात्रों का व्यवसायिक वास्तविक परिवहन स्कूल तक नहीं किया गया हो, लगातार 15 दिनों से अधिक की अवधि का कोई भी छुट्टी अथवा विद्यालय बंदी की स्थिति में, जैसे गर्मी की छुट्टी इत्यादि हो, तो वैसी अवधि का अभिभावकों से लिया जाने वाला बस भाड़ा समानुपातिक रूप से मासिक भाड़े से आधे भाड़े के रूप में गणना करते हुए काट लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गर्मी की छुट्टी है, 1 महीना का छुट्टी है और आप क्या किए कि पूरे महीना का ले लिए बस का भाड़ा। नहीं, जितने दिन आपके स्कूल बंद रहे हैं उसको समानुपातिक रूप से उसको काट करके ही पेरेंट्स से ले, पूरा नहीं है। ये गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के अनुसार ही कम करना। इसमें दिया गया है कि लगातार 15 दिनों की अवधि तक लगातार अगर छुट्टी हो तब विद्यालय की बंद या विद्यालय बंदी की स्थिति में, जैसे गर्मी की छुट्टी इत्यादि, तो वैसे परिस्थिति में जो है, जैसे कोरोना का फेज था, बस जा नहीं रही थी, आ नहीं रही थी, ऐसी परिस्थिति में भी जो है जिस पेरेंट्स को पे करना पड़ा ट्रांसपोर्ट चार्ज, दैट इज नॉट फेयर, दैट इज इनफेयर इन बिफोर द लॉज ऑफ द आईज, बिफोर द आईज ऑफ द लॉ। जो कानून की नजरों से जो है ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि कानून जो है जिस तरह से सरकार गाइडलाइंस देती है उस गाइडलाइंस के अनुसार पर जो है अगर आप नहीं लेते हैं तो दिक्कतें हैं और वो वायलेशन ऑफ दिस एक्ट माना जाएगा। वाहन चालकों एवं परिचालकों की जिम्मेदारी, जो वाहन चालक होंगे और जो परिचारी होंगे उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो वाहन चालक के पास भारी मोटर व्हीकल्स, जो हेवी मोटर व्हीकल्स का है वो रहना चाहिए, जैसे लाइट मोटर व्हीकल्स, हेवी मोटर व्हीकल्स, बस चलाने वाले तो हेवी मोटर व्हीकल्स का उसको लाइसेंस होना चाहिए। भारी यात्रा श्रेणी वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। चालक के पास कम से कम 1 साल की भारी यात्रा वाहन चालक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब उसको स्कूल बस को रखना चाहिए वैसे चालकों को। चालक के अलावा प्रत्येक बस में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 30 के आलोक में वैध लाइसेंस रखने वाला एक परिचर अटेंडेंट होगा। जैसे उसके लाइसेंस चाहिए, वैध लाइसेंस चाहिए जो परिचर अटेंडेंट होगा, लेकिन जो ड्राइविंग करेगा उसको क्या होना चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल्स होने, उसको जो है ना हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। समझो बस कभी कभी क्या होता है कि जो बस चलाने वाले मेन जो चालक है उसकी मान लीजिए अचानक जो हार्ट अटैक हो गया या तबीयत खराब हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये अटेंडेंट है उसको क्या करेंगे, उसको एडवर्स सिचुएशंस में उसको हैंडल करेंगे, फिर जो भी वैकल्पिक व्यवस्था होगा उसके तहत काम करेंगे। तो इसीलिए ऐसा किया गया कि जो उसके जो अटेंडेंट होंगे उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, वो भी प्रशिक्षित होने चाहिए ड्राइविंग करने में। स्कूल वाहन चालकों को यातायात अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। इसमें कोई चूक की स्थिति में चूककर्ताओं या उपरोक्त निर्देशों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो सरकार का गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ये है कि स्कूल वाहन चालकों को यातायात अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा, जो भी चालक होंगे। इसमें कोई चूक की स्थिति में चूककर्ताओं या उपरोक्त निर्देशों को उल्लंघन अगर करते जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग चालकों के लिए प्रतिबंधित है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है कि जो है आप चलाते ड्राइविंग करते समय आप उसको नो यूज करें, गाड़ी जब कभी भी आप रोक लें तभी उसको यूज करें। स्कूल वाहन किसी भी स्टॉप या खड़ी होने की स्थिति में एवं विशेष परिस्थिति में ही वाहन चालक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे। कहता है स्कूल के वाहन किसी भी स्टॉप पर खड़ी होने की स्थिति में या विशेष परिस्थिति में ही चालक जो है मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक स्कूल के वाहन में सभी वैध कागजात यथा वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पीयूसी पोल्यूशन पीयूसी सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। विद्यालय से अनुबंध अथवा समझौते संबंधी कागजात वाहन में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा जाना आवश्यक होगा। जो रजिस्ट्रेशन विद्यालय से जो अनुबंध करेंगे, एग्रीमेंट जो करेंगे वाहन चालक वो अथवा समझौता संबंधी जो भी कागजात है वो निरीक्षण के समय में भी उपलब्ध कराना जरूरी होगा। जब इंस्पेक्शन करने जाएंगे डीटीओ, एमपीआई, ईएसआई या और अदर अथॉरिटी जिसको साइन किया जाएगा कि भाई जांच करने के लिए, तो ऐसी विद्यालय के निबंधन अथवा संबंधी कागजात भी वाहनों के लिए निर्धारित मानकों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा। वैसे वाहन चालक जिन्हें मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 तेज गति में गाड़ी चलाना, धारा 188 खतरनाक ड्राइविंग एवं धारा 185 नशे में ड्राइविंग के आरोप में एक बार भी दंडित किया गया है अथवा भारत दंड संहिता CRPC
एवं पोस्को एक्ट के तहत अपराध किए जाने हेतु दंडित किया गया हुआ नहीं विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चालक की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए इसमें क्या बात है कि अगर ये जो एक्ट है, इस एक्ट में अगर एक बार भी किसी को दंड मिल चुका है तो वैसे व्यक्ति को वाहन चालकों के रूप में नहीं रखना। जैसे वाहनों के निर्धारित मानकों का आचरण पालन करना अनिवार्य होगा, वैसे वाहन चालक जिन्हें मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 183 की जो धारा है, तेज गति से गाड़ी चलाना, मतलब जो लिमिट दे दिया है उस लिमिट से ज्यादा गाड़ी जो चलाएंगे उसको वायलेशन ऑफ माना जाएगा कि वायलेशन माना जाएगा, जो मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन 183 का वायलेशन माना जाएगा। उसको 184 खतरनाक ड्राइविंग, जो डेंजरस ड्राइविंग होते हैं जनरली, जो आप देखते होंगे जो लड़के सब जो है बाइक जो चलाते हैं तो लहरिया काटे से मारते हैं, वो डेंजरस ड्राइविंग रहता है। उसके बाद जो ओवरटेक जहां नहीं करना वहां पर ओवरटेक करते हैं, वहां पर भी डेंजरस जोन्स होता है, तो वैसे परिस्थिति में एक्सीडेंट्स को होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस तरह के जो लोगों ने वायलेशंस किया हो, खतरनाक ड्राइविंग 184 सेक्शन हो गया, उसको 185 है, वो हो गया कि नशे में ड्राइव करने वाला, नशे में ड्राइव करना भी वो वायलेशंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट माना जाता है। ऐसे देखो 183, 184 और 185 जब कभी भी आप कोई गाड़ी सीज की जाती है, पकड़ी जाती है, तो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स या जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स या रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या जो भी ESI या जो भी जो अथॉरिटी होते हैं जो गाड़ी को चेक करते हैं, वो जो है ना ये सभी चीजों को देखते हैं कि वो तेजी से गाड़ी चला रहा था कि नहीं चला रहा था, ड्राइविंग डेंजरसली कर रहा था नहीं कर रहा था। उसको देखते हैं कि वो नशे में है कि नहीं है, तो उसके पास मशीन होता है जिस मशीन से आपको लगा करके चेक करता है कि आप जो है नशा किए कि नहीं। कि आरोप में एक बार भी अगर कहता है अगर दंडित कर दिया गया तो वैसे व्यक्ति को गाड़ी स्कूली वाहन चलाने के लिए नहीं देना। और भारतीय दंड संहिता CRPC एवं पोस्को एक्ट के तहत, जो पोस्को एक्ट है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ अगर वायलेशंस किया जाता है, वैसे वायलेशंस जो फिजिकल हरासमेंट से वायलेशंस करने के अपराध में अगर कभी गया हो कोई, तो वैसे व्यक्ति को जो है क्या नहीं किया जाएगा, वैसे व्यक्ति को ये वाहन चालक के रूप में उसको नहीं रखा जा सकता है। उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चालकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद है कि स्कूल वाहन चालकों को स्कूल वाहन में बच्चों के नाम, कक्षा, आवासीय पते, ब्लड ग्रुप और रुकने का स्थल रूट जो है रुकने के रूट, स्कूल वाहन चालकों को स्कूल वाहन में बच्चों का नाम होना चाहिए, कक्षा किस कक्षा का है, आवासीय बच्चे के पते, ब्लड ग्रुप, रुकने का स्थान, रूट चार्ट, ये सभी चीज रहना चाहिए। चालक या परिचय अटेंडेंट को अपने पास उचित प्राधिकार कार्ड जो है, उसका जो उचित जो प्राधिकार कार्ड होना चाहिए जिसमें नाम, तस्वीर, अन्य विवरण जो है हो, वो रखना अनिवार्य होगा। जिसका आइडेंटिटी कार्ड उसका जो हो उसमें सब चीज बात है स्पष्ट हो, जग जाहिर हो, तुम फलना आदमी हो, तुम्हारा यहाँ घर है, तुम्हारा ये पता है, ये सब चीज जो है चालक और अटेंडेंट दोनों का रहना चाहिए। जो अटेंडेंट जो गया जिसको खलासी कहते हैं, चालक जो ड्राइविंग करता है वो चालक हो गया। बसों या अन्य स्कूली वाहनों को साफ सुथरी अवस्था में रखना ड्राइविंग एवं परिचय अटेंडेंट के लिए अनिवार्य होगा। जो अटेंडेंट होंगे, जो ड्राइवर होंगे, उनको कहना कि जो स्कूली वाहन हो वो साफ सुथरा अवस्था में रहना अनिवार्य होगा। अब दिया बस ऑपरेटर एवं अन्य स्कूल ऑपरेटर की जिम्मेदारी, जो बस ऑपरेटर होंगे या अन्य स्कूल वाहन ऑपरेटर जो है उसकी क्या जिम्मेदारी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है एक स्वच्छ और सुरक्षित परिवेश में वाहनों का परिचालन अथवा स्कूल के वाहन सेवा और निरीक्षण के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समय सारणी के अनुसार उतार और चढ़ाव समय का पालन, ऐसा नहीं बहुत लेट कर दिए, जा रही है गाड़ी का रोक दिए लंबे समय तक, ये नहीं करना। टाइम टू टाइम बच्चे को पहुंचाना है और टाइम टू टाइम बच्चे को छोड़ देना है। वाहन चालकों को स्कूल के वाहन चलाने हेतु काम पर रखे जाने के पूर्व उनके अस्थायी पते का सत्यापन करते हुए उनके निकटतम 2 रिश्तेदार के अस्थायी पता भी प्राप्त कर लेना। ऐसा नहीं भाग या फरार हो जाए, इसलिए 2 को उसके जो ग्राहक होते हैं उसके भी पता ले लेना, भाई फला फला आदमी है मेरे रिश्तेदार है, उसकी भी पता ले लेना। एवं सभी का पुलिस से भी सत्यापन कराया जाना है, आवश्यक है कि जो पुलिस है, पुलिस से भी वेरीफाई कर लेगा कि आदमी किस तरह का है, उसके कैरेक्टर्स को वेरीफाई करके ही आप विद्यालय में वाहन चलाने के रूप में या अटेंडेंट के रूप में रखें, या रख लिए हैं तो उसको रोज वेरीफाइड करवा लें, यह बहुत आवश्यक है। जो रखा हुआ है, जो मान लीजिए नहीं रखेंगे तो उसके लिए जरूरी है, आवश्यक है। आगे कहता वाहन चालक एवं परिचय की जिम्मेदारियां बस
ऑपरेटर द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी एवं किसी भी लापरवाही के लिए वाहन ऑपरेटर भी जिम्मेदार होगा। जिसका बस मालिक है या जो स्कूल है, चाहे कोई प्राइवेट हो, उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि वो जो है ऑपरेटर को जो भी गाइडलाइंस उसको सुनिश्चित करें। प्रत्येक स्कूल के वाहन में सभी वैध कागजात यथा वाहन निबंधन प्रमाण पत्र, वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पीयूसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि की उपलब्धता करना अनिवार्य होगा। विद्यालय से अनुबंध अथवा समझौते संबंधित कागजात वाहन में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखा जाना आवश्यक होगा। वाहनों के लिए निर्धारित मानकों का अक्षरश अनुपालन अनिवार्य होगा। अब माता पिता की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है माता पिता के भी है, जो बच्चे को कैसे आप स्मार्ट बनाएं, उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चे आपके हैं। कुछ भी दिक्कतें होगी वो आपके जीवन से जुड़ी हुई है दिक्कत है, क्योंकि बच्चे ही हैं जिसके लिए आप जीते हैं। शुरुआती दौर में तो लोग जो है अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो माता पिता की जो जिंदगी होती है अधिकांश का समय बच्चों को सोचने में ही, बच्चों के वेलफेयर के बारे में, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में सोचने में ही जाती है। तो इसलिए माता पिता और अभिभावकों की भी जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझनी चाहिए। कहता माता पिता अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर शिक्षित किया जाना चाहिए। स्कूल बस में चढ़ने उतरने में बरती जाने वाली सावधानियां और यात्रा के दौरान क्या करें क्या न करें के संबंध में बच्चों को बताया जाए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर एंड मदर दैट व्हाट टू डू इन बस, व्हाट टू नॉट डू इन द बस। क्या बस में करना चाहिए, क्या बस में नहीं करनी चाहिए, ये भी माता पिता को पता। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे खिड़की के पास बैठे हैं, अपना हाथ ऐसे निकाल दिए, दिस इज नॉट गुड थिंग, दिस इज वेरी वेरी बैड, ये क्या है, बुरी चीजें हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चे को हाथ जो है बाहर नहीं करनी चाहिए। ये सिखाना पड़ेगा अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, या स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होंगे या स्कूल के जो मैम होंगे, ये गाइडलाइंस करेंगे, या जो रिफ्रेशर्स कोर्स होते हैं बच्चों को, जो इस तरह की चीजें जो है असेंबली में भी बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो कहता है माता पिता अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर शिक्षित किया जाना चाहिए। स्कूल बस में चढ़ते उतरते हुए बरती जाने वाले बर्तनियां, यात्रा के दौरान क्या करें क्या न करें, ये संबंध में बच्चों को बताया जाना है। स्कूल में बस में बैठा है और एक दूसरे से मार कर रहा है, ये सब चीज पर भी ध्यान देना है। बढ़िया सा चित्र से पकड़े रहना है, सो नहीं जाना है। तो ये सोने से क्या हुआ, कभी कभी जो है सामने में आता है, ब्रेक लगती है, तो जो बच्चे आगे की ओर झुकेंगे तो माथा में चोट लगने की जरूरत है। ये सब बहुत सारी चीजें जो अपने माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी है, ये सभी बातें बच्चे को बताए माता पिता अभिभावक को वाहन चालक या परिचालक के किसी भी अपराध या लापरवाही के बारे में विद्यालय प्रबंधन को तुरंत सूचित करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो चालक है या जो ड्राइवर है या जो अटेंडेंट है, उसकी चलाने की जो क्रियाकलाप है उससे लगता है कि आपके बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, या उसके किस मैनर से आपको हर्ट हो रहा है, या बच्चे मानसिक रूप से कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, तो इन दिस केस यू शुड कंसल्ट प्रिंसिपल एंड व्हाट आर necessary steps, what necessary steps, जो भी नेसेसरी स्टेप्स है, और उसके बारे में जो है कन्विंस करना है किनको, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उसको प्रिंसिपल को जो है वो कन्विंस करना अनिवार्य होगा। तो यही दिया माता पिता अभिभावक को वाहन चालक और परिचर के किसी भी अपराध और लापरवाही के बारे में विद्यालय प्रबंधन को तुरंत सूचित करना चाहिए। मतलब जो भी एक्शंस है जिससे लग रहा है कि ये बच्चे के साथ ठीक नहीं हुआ है, दिस इज नॉट गुड फॉर माय वार्ड, व्हाट एवर डन बाय अटेंडेंट और व्हाट एवर डन बाय द ड्राइवर, that you should consult the principals या management of the schools and you should say what the incidents is happened। अब कहता अपने बच्चे की बस संख्या, बस चालक एवं परिचालक के टेलीफोन नंबर, विद्यालय के परिवहन प्रभारी का टेलीफोन नंबर और विद्यालय स्तरीय प्रबंधन के विद्यालय स्तरीय समिति के संबंध में अवगत रहना चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। कहता अपने बच्चे की बस संख्या, बस चालक, परिचारक के टेलीफोन नंबर, परिचय जो अटेंडेंट उसके टेलीफोन नंबर, विद्यालय परिवहन पदाधिकारी के जो टेलीफोन नंबर और विद्यालय स्तरीय जो समिति है
के संबंध में अवगत रहना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग किया जा सके। जैसे ड्राइवर का नहीं दिया, परिचय का दिया, तो परिचय से आप बात कर सकते हैं कि लेट हो रहा है, कहाँ पर है, ये सभी चीजों के लिए भी जरूरी है। माता पिता अभिभावक को विद्यालय के बैठकों में भाग लेनी चाहिए, जो विद्यालय जो ऑर्गेनाइज करती है टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स, तो उसमें भी लेना चाहिए। और जो भी गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी वहां पर ये बातें आ सकती है आपके सामने। और अपने बच्चों को सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए और संवेदनशील विषय पर भी पर एक सतत पर्यवेक्षण की भूमिका निभानी चाहिए। यदि विद्यालय प्रबंधन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो अभिभावक को इसकी सूचना जिला पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को देनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने इन्फॉर्म किया स्कूल प्रबंधन को, उसके बाद भी एक्शंस नहीं लिया गया है, ऑफेंस इज रिपीटेड, तो ऐसी परिस्थिति में वी शुड कन्विंस व्हाटएवर हैपेंड टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, जो पेरेंट्स है उनको करना चाहिए कि जिला पदाधिकारी या जिला दंडाधिकारी को जो सूचना देनी चाहिए और जिला परिवहन पदाधिकारी को भी देनी चाहिए। अब आगे जो दिया है वो है विद्यालय वाहन परिवहन अनुश्रवण समीक्षा समितियां। जो इसके लिए समितियां बनी है कि जो समिति है वो समिति क्या करेगी, उसको ये करेगी, ऑपरेट करेगी, इस मार्गदर्शिका को जो है लागू करवाएगी, क्रियान्वित करेगी, एग्जीक्यूटिव करेगी, उसके बारे में दिया है। तो इसके लिए जो समितियां बैठी है, जैसे राज्य स्तरीय समितियां, प्रमंडल स्तरीय समितियां, उसके जिला स्तरीय समितियां, विद्यालय स्तर समितियां, उसी के बारे में बातें हो रही है। तो कहता है कि विद्यालय वाहन परिचालन अधिनियम 2020 के प्रावधानों की समीक्षा अनुश्रवण बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के अधीन गठित लीड एजेंसी के द्वारा की जाएगी। यह समिति स्कूली बच्चों की सुरक्षा और परिवहन संबंधित मुद्दों समीक्षा अनुश्रवण हेतु 6 महीने में कम से कम एक बार की बैठक करेगी। जो दिया गया लीड एजेंसी, वो लीड एजेंसी जो है वो करेगी, क्योंकि मोड सेंटर जो भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है उसके अनुसार अलग अलग राज्य जो है अलग अलग दिशा निर्देश जो है जारी करती है, लेकिन उसमें मुद्दा जो होगा सेम होगा, मुद्दा जो मेन मोटो जो है वो सेम है। तो ये जो है राज्य स्तर पर एक समिति होगी, एक प्रमंडल स्तर पर समिति होगी और एक जिला स्तर पर समिति होगी और विद्यालय स्तर की समिति होगी। तो ये कहता है कि प्रावधान समीक्षा अनुसार बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जो है अधीन लीड एजेंसी द्वारा की जाएगी। यह समिति स्कूली बच्चों की सुरक्षा परिवहन से संबंधित मुद्दों पर समीक्षा और अनुश्रवण हेतु 6 महीने में कम से कम एक बार जो है बैठक करेगी। अब आगे देखिए, प्रमंडल स्तर समिति, फिर जिला स्तर समिति और उसके बाद क्या है आपका विद्यालय स्तर समिति। ये समिति दिया गया है आपको। प्रमंडल स्तर समिति आयुक्त की अध्यक्षता में बच्चों की सुरक्षा और परिवहन से संबंधित मुद्दों के अनुश्रवण हेतु प्रमंडल बाल परिवहन समिति होगी और संबंधित प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है समिति के सदस्य होंगे और समिति की न्यूनतम एक बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी। कहता है कि जो प्रमंडल लेवल पर, जो डिविजनल लेवल पर जो समिति होगी, जो कमेटी होगी, उस कमेटी की जो है 3 माह पर कम से कम एक बार बैठक की जानी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है ये सुनिश्चित करना चाहिए बच्चे के जो सुरक्षित परिवहन हो रही है। तो उसके जो चेयरमैन होंगे वो डिविजनल कमिश्नर होंगे, मतलब प्रमंडलीय आयुक्त होंगे, और जो उसके मेंबर होंगे, जो सदस्य होंगे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, जिलाधिकारी होंगे, डीटीओ होंगे, जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होंगे और डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, इसके सदस्य होंगे। तो जहां पर जितने जिले होंगे उसके हिसाब से सभी जगह अलग अलग उसके मेंबर होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं जिला स्तरीय समिति। तो बिहार राज्य के ये जो गाइडलाइंस मार्गदर्शिका थी जो मैंने पीपीटी के रूप में बनाया है, वो बिहार राज्य की जो गाइडलाइंस है उसी को मैंने एज इट इज लिखा है। तो जिला राज्य स्तरीय समिति बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में, लेकिन जो यूपी के लोग हैं या मध्य प्रदेश के लोग हैं या अदर स्टेट्स के लोग हैं उनमें भी इसी तरह के होंगे, कोई डिफरेंट नहीं होगा। गाइडलाइंस लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट जो जारी करती है उसी को राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको बनाती है, लेकिन उसमें ज्यादा जो उसकी स्पिरिट है, जो आत्मा वो चेंज नहीं करती है। बिहार के प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में पूर्व गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा बच्चों की सुरक्षा और उनके परिवहन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, निर्णय और अनुशंसा हेतु समिति होगी। जिला सड़क सुरक्षा समिति के सभी सदस्य उक्त समिति के सदस्य होंगे। यहाँ का दिया गया है कि जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जिला में जो होता है जिला सड़क सुरक्षा समिति होता है
और कहता वो उसके जो भी मेंबर होंगे वो इस समिति के भी मेंबर होंगे। जिला अंतर्गत सभी विद्यालय के प्रचार एवं परिवहन प्रभारी उक्त समिति के सदस्य होंगे। और जिला अंतर्गत जितने भी विद्यालय होंगे वो विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे और जो मोटर जो इंचार्ज है ट्रांसपोर्ट के, वो प्रभारी इंचार्ज भी जो ट्रांसपोर्ट विद्यालय के जो होंगे वो भी होंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल भी होंगे और विद्यालय के जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वो भी होंगे। उक्त समिति के सदस्य होंगे। समिति की न्यूनतम एक बैठक प्रत्येक 3 माह पर होगी। ये भी 3 माह कम से कम, जिसमें स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन से संबंधित उपायों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। अब विद्यालय स्तर समिति की बातें हो रही है। कहता है स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक स्कूल प्रबंधक एक बाल परिवहन समिति का गठन करेगा। परिवहन समिति के अध्यक्ष स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे। समिति में 2 अभिभावक, शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र के यातायात पुलिस निरीक्षक जिसको मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर कहते हैं, मोटर यान निरीक्षक, उसका शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि, स्कूल बस मालिकों के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित होंगे। विद्यालय के परिवहन प्रभारी बाल परिवहन समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर कम से कम एक बार होगी, 3 दिन, और केवल स्टेट लेवल पर जो है 6 माह का है। तो बिहार परिवहन समिति के अध्यक्ष जो स्कूल के प्रधानाध्यापक करेंगे विद्यालय स्तर के लिए। समिति के 2 अभिभावक, समिति में 2 जो अभिभावक जो होंगे जिसके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में, साथ ही साथ जो है स्कूली बस पर आते जाते होंगे। शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि होंगे, जो टीचर के जो संघ है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। संबंधित क्षेत्र के यातायात पुलिस निरीक्षक होंगे, जो क्षेत्र के जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक पुलिस है वो रहेंगे। उसके बाद एमवीआई जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वो रहेंगे। शिक्षा विभाग के एक प्रतिनिधि रहेंगे और स्कूल बस मालिकों के एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित होंगे। जो स्कूल बस के जो ऑपरेटर होंगे, स्कूल बस के जो मालिक होंगे, जो इससे एग्रीमेंट से लिया हुआ लीज पर, उनके भी एक प्रतिनिधि होंगे। विद्यालय के परिवहन प्रभारी बाल परिवहन समिति के सदस्य सचिव होंगे। जो विद्यालय के जो परिवहन पदाधिकारी जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होंगे वो बाल परिवहन समिति के सदस्य सचिव होंगे। सेक्रेटरी होंगे, वो अध्यक्ष होंगे प्रिंसिपल, और सेक्रेटरी होंगे उसके कौन होंगे, जो इंचार्ज होंगे डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज होंगे विद्यालय के वो होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए। अब आगे देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, नियामक प्राधिकार, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसको रेगुलेट करने की जो बातें होती है उस पर बातें हम लोग करेंगे। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी में कहता है इस विनियम की उल्लंघन, मतलब जो ये नियमावली बनाई गई है और उसको जो कोई वायलेशंस करेगा, उसको नियम को नहीं मानेगा, तो आवश्यकता अनुसार विद्यालय प्रबंधक, वाहन स्वामी, वाहन चालक एवं परिचर को विरुद्ध जो है अर्थदंड जो पेनाल्टी है अधिरोपित की जा सकेगा। अर्थदंड पेनाल्टी अधिरोपित करने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति को नियामक प्राधिकार जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको घोषित किया गया है। जो जिला सड़क सुरक्षा जो समिति है उनको जो है दंड के जो है प्राधिकार माना गया कि यही दंड देने वाले प्राधिकार होंगे। नियामक प्राधिकार द्वारा उल्लंघनकर्ता को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी कर अवसर प्रदान किया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा जिसको सो कॉज कर सकते हैं, भाई आपने ये वायलेशंस क्या ये रिपोर्ट में आया है, आपका क्या करना है, वो अपना पक्ष रखेंगे, उसके हिसाब से फिर जो है अपना जिरह करेंगे। उसके बाद फिर उस पर जो भी होगा निर्णय लेगी जो सड़क सुरक्षा समिति है उसको दंड अधिरोपित करेगी। तथा नियामक प्राधिकार द्वारा दंड अधिरोपित करने संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा। तथा अर्थदंड की सीमा उल्लंघन से संबंधित विषय एवं दायित्व, अर्थदंड की सीमा उल्लंघन से संबंधित विषय एवं दायित्वहीनता के अनुपात में विचार करते हुए चालक, वाहन स्वामी, विद्यालय प्रबंधक को अलग अलग अधिकतम जो है 1 लाख रुपए तक कर सकती है। जिस उल्लंघन के लिए उन्हें दंडित किया गया हो उसकी पुनरावृत्ति पर वाहन चालक की अनुपस्थिति रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कर अघोषित करने, वाहन स्वामी के परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी एवं विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित शिक्षा बोर्ड जहां से उस विद्यालय में एफिलिएशन मिलेगा उसके विरुद्ध में जो है अनुशंसा जो है जिला सड़क समिति सह नियामक प्राधिकार द्वारा की जा सकेगी। वाहन चालक अथवा वाहन स्वामी द्वारा लापरवाही बरतने पर, जो वाहन चालक है या वाहन स्वामी है, अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो नियामक प्राधिकार द्वारा अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी अविलंब की जाएगी।
आगे इस विनियम के अंतर्गत नियामक प्राधिकार द्वारा आरोपित दंड का भुगतान निर्धारित अवधि के अंतर्गत उल्लंघन का तदारक नहीं किए जाने पर नियामक जो है, जिस सड़क सुरक्षा परिषद जो है, अब नियामक प्राधिकार द्वारा बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम जो नीलाम पत्र विवाद होता है वो जारी कर देंगे कि अंतर्गत भू लगान की वसूली हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधियाचना दायर करने की निर्णय लिया जा सकता है और इसका क्रियान्वयन जो है जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस आदेश के विरुद्ध अपील संबंधी जो है प्रमंडल आयुक्त के यहाँ दायर की जा सकेगी। इसके लिए जो प्रमंडल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जिसको प्रमंडल आयुक्त कहते हैं, तो उनके यहाँ जो है अपील आप दायर कर सकते हैं उनके विरुद्ध में जो है। धन्यवाद। तो ये था आज जो है हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है और इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इसका जो है उपयोग करें ताकि आपके बच्चे की भी जीवन सुरक्षित रह सके और साथ साथ में सरकार के जो द्वारा मानदंड निर्धारित किया गया उसका भी अनुपालन हो सके। धन्यवाद।